Alicia, am I audible now? Yes, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. आपको स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिख रही है? No, ma'am. ठीक है, ओके। मैम बीच में ब्लर हो जा रही है, बीच में फिर ठीक भी हो जा रही है। चलो इसको करते हैं चेक। एक मिनट। आई गेस थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो सकता है। अब ठीक है ना? यस, मैम। ये जब मैं स्क्रीन के सामने आऊंगी ना, तब फोकस बनेगा, तब आई गेस ये ठीक हो जाएगी। ब्लर हो रही है वैसे तो बार बार। मैम आप ठीक है? बाकियों को वेट भी कर लेते हैं 2-3 मिनट, फिर शुरू करते हैं टॉपिक। ओके मैम। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी बोलो। मैम जैसे जैसे एनडीए क्लियर होने के बाद जैसे फिजिकल टेस्ट होता है, हाँ जी तो ऐसे ही। यस हाँ मैम, तो मैम उसमें आई साइट का कोई है तो नहीं, मतलब इश्यू? स्पेक्स? हाँ। स्पेक्स लगाते हो आप? यस मैम। ओके, कितने नंबर है स्पेक्स का? मैम 1.75 और 1.25। ये तो इम्प्रूव हो सकता है बच्चे। ठीक है। अगर इसको आप इम्प्रूव करना चाहो ना, तो अभी अभी आपके पास टाइम है, अभी से शुरू कर दो। कुछ एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेना शुरू कर दो। आई साइट का इशू आता है। ठीक है। एनडीए में अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में जाना है, तब तो ज्यादा होता है आई के पॉइंट्स को, मतलब आई जो है। और ये आर्मी विंग्स में जाना है मुझे, नेवी और एयरफोर्स में नहीं जाना। आर्मी विंग में भी जाना है बच्चे, वैसे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी आपकी आई में हो सकता है कोई पॉइंट निकालें, तो आपको टाइम मिलता है वैसे तो इम्प्रूव करने का। बट अगर आप अभी से शुरू कर दोगे ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है। मैम। अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करना है, उनसे बोलना है कि मैंने अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना है। ठीक है। प्लस में है या माइनस में है नंबर? मैम इतना तो मुझे पता नहीं, बस पॉइंट्स के बारे में बताया था डॉक्टर ने तो। हाँ, माइनस में ही होता है वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, क्योंकि इस एज में मायोपिया से ही सफर करते हैं ज्यादातर लोग। फिर भी ठीक है, चेक करवाना है डॉक्टर को। डॉक्टर कुछ एक एक्सरसाइज भी बताते हैं आईज के लिए, और खुद भी थोड़ी प्रिकॉशंस रखनी है। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी। मैम शुरू करते हैं, 10 मिनट तो हो गए हैं। आई गेस उन्होंने आना नहीं है आगे ना। चलो। ग्रेविटेशन में मैंने क्या बताया था कल? ग्रेविटेशन में हमने कैपलर फ्लो किए थे बेसिकली कल, और थोड़ा बहुत अर्थ मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन देखा था। अब यहाँ पे आज हम शुरू करेंगे न्यूटन। अब देखो, न्यूटन ने ही बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी। ठीक है, वो स्टोरी सुनी है ना, उसके सर के ऊपर, उसके सॉरी उसके सामने एप्पल गिरा गिरा था। ठीक है, फिर एप्पल गिरा नीचे, फिर उसने सोचा कि किस तरह से गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीजें उसने सोची। ठीक है, तो यहाँ पे आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्क्राइब किया। बेसिकली फोर्स के बारे में तो न्यूटन ने ही बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी न्यूटन ने ही बताया। ठीक है। सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिख लो या फिर ग्रेविटेशन लिख लेना वहां पे, ठीक है। तो न्यूटन सेड दैट सपोज देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास m1 एंड m2। दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, एक का मास m1 है और एक का है m2, ठीक है। तो दोनों का मास कहाँ पे होगा, मैंने आपको बताया है कि हम सपोज करते हैं कि बॉडीज जो हैं उनका सारा की सारा मास जो है उनके सेंटर पे लाई करता है। तो एक बॉडी ये है, ये दूसरी बॉडी है, ये तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर की शेप में ली है, कैसे भी हो सकती है, उनकी शेप तो किसी भी तरह से हो सकती है, रेगुलर या इरेगुलर। तो इस बॉडी का जो सेंटर होगा, सेंटर में हम मानते हैं कि बॉडी का सारा मास लाई कर रहा है, तो ये m1 और m2। ये चीज शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि सेंटर पे क्यों मानते हैं हम सारा मास, मास तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेंटर में हम बेसिकली एक पॉइंट मानते हैं कि यहाँ पे अगर हम सपोज कर लेंगे सारा मास है तो मास का डिस्टेंस या फिर मास की लोकेशन निकालने में हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो सपोज कर लिया हमने कि सारा का सारा मास सेंटर पे है, तो ये जो डिस्टेंस है एक मास का दूसरे मास के सेंटर तक, इसको ले लिया हमने r। Newton said that this force of attraction between two masses is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them। कि ये जो फोर्स लगती है दो मासेस के बीच में, ये उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा अट्रैक्शन, और उनके डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी पास रहेंगे ऑब्जेक्ट तो अट्रैक्शन ज्यादा है, दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे जी, कैपिटल जी। तो ये होगी आपकी फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर हम स्मॉल जी की बात करें, ठीक है, ये जो स्मॉल जी है ये क्या है, ठीक है। तो दिस स्मॉल जी इज बेसिकली एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सली इसकी वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आप सन की बात करो, मून या फिर किसी और ऑब्जेक्ट की बात करो, इसकी वैल्यू सबके लिए सेम होती है। कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 1.667 इंटू 10⁻⁻11 न्यू। अब देखो यूनिट कैसे लिखने हैं, ठीक है, यूनिट कैसे लिखेंगे। अगर जी इस तरफ है, ये है जी तुम्हारा, तुमने जी के यूनिट लिखने हैं तो ये सारी चीजों को दूसरी तरफ ले आओगे। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, और केजी चला जाएगा इनवर्स में, तो पर केजी स्क्वायर, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू फिक्स रहेगी हमेशा, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी यूनिवर्स की जितनी भी बॉडीज हैं सबकी जब आप फोर्स लिखोगे दो मासेस के बीच में, कोई भी दो मास है, जी की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। अब ये जो कैपिटल जी है, इसके बाद हम एक और जी पढ़ेंगे इस तरह से स्मॉल जी। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस होता है, अभी से बता दे रही हूँ। ये कांस्टेंट है और ये स्मॉल जी क्या होता है, ये है एक्सेलरेशन, तो ये अलग है और ये कैपिटल जी अलग है, ठीक है। अभी फोर्स के बारे में पता लग गया। अब देखो कुछ एक पॉइंट्स जो आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट आ गया आपका कि ये जो फोर्स है, जितनी फोर्स m1 लगा रहा है, जितनी फोर्स 1 2 पे लगा रहा है, उतनी ही फोर्स 2 भी 1 पे लगाएगा। यानी इन दोनों की टोटल फोर्स ये निकली है ना, तो ये एक दूसरे पे ये फोर्स लगाएंगे इक्वल एंड ऑपोजिट। इस तरह से मान लो ये 1 किलोग्राम है ऑब्जेक्ट आपका, ये 2 किलोग्राम है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर।
तो फोर्स निकालनी है तो G M1 कितना है 1 kg, M2 कितना है 2 kg और R का स्क्वायर 1 मीटर का स्क्वायर, इस तरह से। तो ये आ गया G2/1, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 2G, अगर G की फॉर्म में लिखूं। एक मिनट, ठीक है। तो ये 2G फोर्स आ गई मेरे पास। अब आप ऐसा नहीं बोलोगे, ये जो फोर्स निकल के आई है यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये फोर्स जो निकल के आई 2G, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है छोटे वाले ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है ये फोर्स, नहीं। 1 kg भी इस पे इतनी फोर्स लगा रहा है, 2 kg भी, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगाओ, निकालोगे, ठीक है, तो उन दोनों की फोर्स क्या आएगी एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट, इक्वल एंड ऑपोजिट। बट देखो, अगर इसी पॉइंट को मैं इस तरह से लिखूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास है 2 kg, और यहाँ पे एक तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3 kg। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, 1 kg और 3 kg के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगी या 2 kg और 3 kg के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगी? बताओ। बच्चे, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। यहाँ पे ये 1 kg है, ये 3 kg है, तो मासेस का प्रोडक्ट हम लगाते हैं ना कि फोर्स किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर सिंपल भी बताऊं मैं तो। देखो, तो M1 और M2 यहाँ पे ज्यादा आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा, तो 2 kg और 3 kg के बीच में फोर्स ज्यादा होगी। देखो, 1 और 2 की आपस में फोर्स निकाली जाए, इक्वल एंड ऑपोजिट है, पर मैं ये बात करूं कि 1 3 पे कितनी फोर्स लगा रहा है और 2 3 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, 2 का मास ज्यादा है तो ये 3 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, 1 का मास कम है तो ये 3 पे कम फोर्स लगाएगा। हमेशा क्या देखना है, जिन दो बॉडीज की बात कर रहे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट देखना है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मून है, ये अर्थ है, अर्थ और मून के बीच में है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब इन दोनों में से जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रही है या मून ज्यादा फोर्स लगा रहा है? बताओ, अर्थ ज्यादा फोर्स लगा रही है या मून? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इक्वल फोर्स लगेगी। क्या हुआ लिशा? मैम इक्वल फोर्स लगेगी। इक्वल फोर्स लगेगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगा रहे हैं। पर यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे तीसरी बॉडी कंसीडर कर ली मैंने, सन। अब सन मून पे ज्यादा फोर्स लगाएगा या अर्थ मून पे ज्यादा फोर्स लगाएगी? हाँ जी, मैम सन। सन। मास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा? मैम सन लगाएगा। सन लगाएगा, ठीक है। तो हमेशा, मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दिया वैसे आपको, देखो हमेशा किस पे जाना है, मासेस के प्रोडक्ट पे जाना है। सन का मास ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएगा मून पे, अर्थ का मास क्या है, कम है, तो वो कम लगाएगा। बट क्या इनके बीच का डिस्टेंस मैटर करेगा? बोलो। सन, सन भी फोर्स लगा रहा है। अभी के लिए इतना मास वाला तो पता लग गया, चलो डिस्टेंस वाला भी छोड़ो, मास वाला पता लग गया। जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, पर एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट पूछी जाए तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जितनी जितना अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, हम भी अर्थ को उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आएगी आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी की फॉर्म में भी लिखते हैं। बेसिकली जैसे हमने मोशन में एक्सेलरेशन पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी जब चेंज होगी टाइम के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी के अंदर क्या मानते हैं हम कि बॉडी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड किया हुआ है आपने, ऐसे अभी रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा, नीचे गिर रहा है तो मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो इसके अंदर क्या है? वेलोसिटी है। तो यहाँ पे जीरो थी वेलोसिटी, यहाँ पे चल रहा है तो इसके अंदर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, यानी वेलोसिटी जीरो से चेंज होगी। अब वेलोसिटी चेंज होने का रीजन क्या होता है? वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। पर एक्सेलेरेशन तो तब होती है ना जब हम फोर्स लगाएं, किसी चीज को धक्का दो या उसको खींचो। न्यूटन क्या बोलता है? फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आता है। पर हमने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, एक्सेलरेशन किसकी वजह से आई? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगी। कौन सी फोर्स लगी यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आया उसको फिर हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे तो इसकी वैल्यू है 9.8। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? नीचे की तरफ आ रही है बॉडी तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तब ये पॉजिटिवली एक्ट करेगा। ऊपर की तरफ जाता है ऑब्जेक्ट तो ये जी उसको नीचे की तरफ खींचता है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? लास्ट में जाके जीरो, और ऑब्जेक्ट दोबारा से नीचे आ जाता है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाओगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, टुवर्ड्स ग्रेविटी जाओगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ गए, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वैसे तो अर्थ सरफेस में हमने इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखी हुई है, बट इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। देखो कैसे? सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें, देखो वैसे तो अर्थ की शेप पूरी तरह से गोल नहीं है। अगर हम देखें ना तो अर्थ की शेप है थोड़ी इस तरह से, ऐसी शेप है। इस शेप को बोला जाता है जियोइड। जियोइड यानी कि थोड़ी अंडाकार शेप है। तो यहाँ पे देखो, ये अर्थ का सेंटर हो गया। ठीक है, अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस ले लिया हमने। ठीक है, अर्थ सरफेस तक ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। अब अर्थ सरफेस है, यहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, ये जो सरफेस है इस पे रहते हैं ना हम, ये बाहर बाहर वाला जो सरफेस है यहीं पे तो हम है। देखो यहाँ पे हुआ इस सरफेस में, ये अर्थ सरफेस पे हम रहते हैं। अर्थ ने ग्रेविटी की वजह से हमें होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे रह रहे हैं। तो अर्थ सरफेस पे वैसे तो हमने जी की वैल्यू कांस्टेंट रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है मेरे पे? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी का वेट भी निकालते हैं हम, की बॉडी का वेट कितना होगा? mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फोर्स हमेशा हमारे तरफ नीचे की तरफ लगती रहती है। जब हम सरफेस पे हैं जी की वैल्यू कितनी मानी है हमने? 9.8। ये 9.8 वैल्यू आई कैसे? देखो ये 9.8 वैल्यू कैसे आएगी? अब यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, अब यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, चलो इसको थोड़ा और तरीके से भी बना सकते हैं हम, इस तरह से लगा लो। ये एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है अर्थ सरफेस पे जिसका मास है m। तो कंटिन्यूसली एक फोर्स इस पे नीचे की तरफ लग रही है, दैट इज mg।
नीचे की तरफ फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास तो इसका m है, नीचे की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है g, तो m a की जगह लिख दिया मैंने mg। बट न्यूटन ने तो फोर्स निकालने का कुछ और तरीका बताया, न्यूटन ने बोला F इज इक्वल टू जी m1, मास ऑफ वन बॉडी, यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ अनदर बॉडी, कौन दूसरी बॉडी कौन होगी हमारी, मास ऑफ अर्थ, दूसरी बॉडी तो अर्थ है ना, तो दूसरा मास हो गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो, एक बॉडी दूसरी बॉडी को उसके सेंटर से अट्रैक्ट करती है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, आर, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर। न्यूटन ने तो हमें ये फोर्स का फॉर्मूला बताया, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रही है mg, दोनों ग्रेविटी की वजह से लग रही है, ठीक है, दोनों ही न्यूटन ने बताए हैं फॉर्मूले, मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो न्यूटन ने ही बताया था सेकंड लॉ में, और ये भी अभी न्यूटन ने ही बताया, यानी कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, बराबर हैं, ये जो फोर्सेस हैं ये बराबर हैं, तो इनको बराबर लिख देते हैं, mg इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर, m से m आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बन गई स्मॉल g की वैल्यू, कितनी आई स्मॉल g की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये आ गई g की वैल्यू, ठीक है। अब इस g की वैल्यू में इस कैपिटल G की वैल्यू डालूंगे 6.6 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डालेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू डालेंगे, तो G की वैल्यू आ जाती है, ये सारी वैल्यू डालने के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, ये अर्थ सरफेस पे जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ये किस तरह से निकाली है, अर्थ सरफेस पे जो भी बॉडी है उस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, 9.8 लग रहा है, ठीक है, ये हमने निकाल ली इसकी वैल्यू यहां से, इतना क्लियर हो गया, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज कैसे होगी, अब हम ये देखते हैं कैसे चेंज हो सकती है ये वैल्यू। देखो ये अर्थ की शेप कुछ इस तरह की बताई मैंने आपको, ये अर्थ का सेंटर है, तो देखो ये वाला रेडियस देखो, एक आप पोल, अर्थ के सेंटर से पोल, ये नॉर्थ पोल ले लो, ये साउथ पोल, ये ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट होगी, ठीक है, ये होगी आपकी वेस्ट डायरेक्शन, ये होगी ईस्ट, तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन हो गया ये, देखो, तो ये इक्वेटोरियल रेडियस जो है आपका, इक्वेटोरियल रेडियस यहाँ पे दिख रहा है, इक्वेटोरियल रेडियस जो है वो ज्यादा लंबा है, पर पोलर रेडियस जो है वो कम है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस कम है, ये एक्चुअल में है अप्रोक्स 21 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, 21 किलोमीटर का फर्क है इस और इस रेडियस के बीच में। अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमने यहाँ पे देखा कि जी की वैल्यू जो है वो कैसे कैसे चेंज होगी, तो जी का फॉर्मूला क्या है, पहले तो जी का फॉर्मूला है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो जाए, देखो यहाँ पे तो कम है यहाँ पे ज्यादा है, तो जी की वैल्यू चेंज होगी, अगर रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू होगी कम, बिकॉज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो इक्वेटोरियल प्लेन जो है आपका उस पे रेडियस है ज्यादा, तो वहां पे जी की वैल्यू होगी कम, और जो पोलर रेडियस है वो उसकी वैल्यू कम है, तो जी की वैल्यू क्या होगी वहां पे ज्यादा, यानी पोल्स पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका वो मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा, तो हमें जी की वैल्यू चेंज होती हुई दिख रही है, हमने तो बोला था कि सरफेस पे सेम रहेगी वैल्यू, पर नहीं, हमें क्या दिख रहा है कि जी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो
हेडिंग डालोगे आप इसका वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, कि जी की वैल्यू किस किस वजह से चेंज हो सकती है। सबसे पहला रीजन आ गया शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप ही कुछ ऐसी है, अर्थ की शेप है जियोइड। जियोइड शेप की वजह से इसका रेडियस जो है अलग अलग है। इक्वेटर वाला रेडियस कम ज्यादा है, पोल वाला रेडियस कम है। तो ये रेडियस की वैल्यू चेंज हुई, तो इक्वेटर और पोल पे जी की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब एक चीज याद रखना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 9.8 से ज्यादा 10 का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं, पॉइंट्स में चेंज आता है, और ज्यादा चेंज नहीं आता है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आता है। तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले रेडियस चेंज होने की वजह से जी की वैल्यू जो है अलग अलग आई यहाँ पे। अब ये हुआ क्यों, ऑब्जेक्ट पास होगा तो उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लगेगी, तो जी की वैल्यू एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा तो उस पर अट्रैक्शन कम होगी, तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बॉडी का जो वेट होता है, वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला है आपके पास mg। अगर g बढ़ेगा तो बॉडी का वेट भी बढ़ेगा, g कम होगा तो बॉडी का वेट भी कम होगा। पर बच्चे एक चीज याद रखना, वेट बोला है मैंने, मास नहीं। वेट क्या होता है, वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है वेट। और वेट को हम फोर्स की तरह लेते हैं, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन तो फोर्स होती है, चाहे डाउनवर्ड फोर्स बोलो या वेट बोलो, ठीक है। तो वेट को हम न्यूटन में मेजर करेंगे। अब जो हम डेली लाइफ में देखते हैं ना, कि 1 किलो, 2 किलो, केजी जब लग गया वो मास है, ग्राम लगा है तब भी वो मास है, केजी, ग्राम, ये सारे मास होते हैं। वेट क्या होता है, न्यूटन। पर डेली लाइफ में हम टर्म ही ऐसे यूज करते हैं, हम वेट वेट बोलते हैं, ठीक है, कि इतना वेट है। तब हमें क्या लगता है कि केजी, हाँ ठीक है वेट है। वेट नहीं, मास हो, ठीक है। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, वेट चेंज हो सकता है। अगर कोई बॉडी 10 किलो है तो वो उसका मास जो है वो 10 किलोग्राम ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। पर अगर उसका वेट मान लूं मैं 100 न्यूटन, की बॉडी का वेट है 100 न्यूटन, वेट चेंज हो सकता है, क्योंकि जी चेंज हो जाएगा तो वेट भी चेंज हो जाएगा। क्लियर, मास और वेट का डिफरेंस भी लग गया, बताइए। यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया कि शेप ऑफ अर्थ की वजह से इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम है, पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा है। दूसरा, दूसरा आएगा यहाँ पे ड्यू टू एल्टीट्यूड और डेप्थ, when body goes to altitude or depth from अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से किसी हाइट पे जाएगी बॉडी या किसी डेप्थ पे जाएगी, तब भी जी की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। देखो कैसे चेंज होगी। यहाँ पे ये अर्थ की शेप ले ली, ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ये हो गया सरफेस। सरफेस से किसी हाइट पे लेके चले गए ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहाँ पे, एच हाइट पे है ऑब्जेक्ट। अर्थ के सेंटर से यहाँ तक पे ऑब्जेक्ट था, तो डिस्टेंस कितना ले रहे थे हम, आर ले रहे थे। पर अब डिस्टेंस क्या हो गया, आर प्लस
एच। आर किसके बराबर हो गया आपका? आर, आर किस, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है बॉडीज के बीच में आर था, वो अब हो गया आर प्लस एच हो गया। तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी जब आप किसी ऑल्टीट्यूड पे, किसी हाइट पे जाओगे अर्थ सरफेस से? जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बोलो। इंक्रीज। डिक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया ना बच्चे। देखो, अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू थी जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो उसके और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस था आर। पर अब ऑब्जेक्ट दूर चला गया, तो ये जो हाइट है, यहाँ पे अगर मैं जी की वैल्यू लिखूं, इस हाइट पे जी की वैल्यू कितनी होगी? जी मास ऑफ अर्थ तो उतना ही रहेगा, आर प्लस एच का स्क्वायर। हाइट पे जाके ये बन जाएगा जी। इस हाइट पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, आर प्लस एच का स्क्वायर आएगा। सो रेडियस अगर इंक्रीज, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज हो गया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ठीक है, तो कितना कम होगा ये हम कैसे निकालेंगे? जब हम कंपेयर करेंगे कि हाइट पे एच कितना, एच हाइट पे जी कितना है और सरफेस पे जी कितना है। जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो देखो, हाइट पे कितना है? हाइट पे है जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। और सरफेस पे कितना है? सरफेस पे है जी एम रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब इस कंपैरिजन को सॉल्व करते हैं। ये वाली चीज तो कैंसिल होगी आपकी, ठीक है। ये वाली रेशियो यहाँ पे बन गई आपकी जी एच अपॉन जी, ये आर ऊपर आ जाएगा तो आर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मतलब, और नीचे क्या रह गया? आर प्लस एच का स्क्वायर। ये कंपैरिजन हो गया। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जी क्या है मेरा? आर प्लस जी जो है यहाँ पे, वो किसके बराबर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो आप उसको? तो जी एच और जी को कंपेयर कर रहे हैं। जी को मैं उस तरफ लेके जा सकती हूँ, जी को मैं इस तरफ ले आई। यहाँ पे देखो क्या बन गया, यहाँ पे आर ई का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आर ई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया 1। एच के पास तो आर नहीं था, तो आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड जब हम करेंगे तो फिर कॉमन निकाल सकते हैं ना। जैसे एच है, आर मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कट करके 1 ही आना है। आर को मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पे? एच बाय आर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जी एच की वैल्यू आ गई, हाइट पे जी की वैल्यू क्या आ गई? जी 1 बाय, या फिर इसको इस तरह से लिख लो, जी अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई कि हाइट पे जो जी निकालना है, कैसे निकालोगे? सरफेस पे जी जो है उसकी वैल्यू लिखोगे अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जिन्होंने साइंस पढ़ी है +1 में उन्होंने ये किया होगा। बाकी ये डेरिवेशन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली, कि जब हम हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। ठीक है, बोलो नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लो। जब आप हाइट पे लेके चले गए ऑब्जेक्ट को तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट पे जो जी है वो कम है, सरफेस पे जो जी है वो ज्यादा है। तो विद ऑल्टीट्यूड जो है जी की वैल्यू करेगी डिक्रीज। जब आप किसी हाइट पे जाओगे तो जो 9.8 वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब इसी तरह से जब हम डेप्थ
पे जाएंगे तब क्या चेंज आएगा। देखो ये सरफेस है, सरफेस से हम किसी डेप्थ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। आप डी डेप्थ पे आ गए, अब नीचे की तरफ आ रहे हो, सेंटर की तरफ जा रहे हो, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए। मैम बड़ी ही। देखो ये छोटी सी चीज जो है, ये जो डिस्टेंस है, पहले आर था, अब आर माइनस डी हो जाएगा, तो हमें लग रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है तो जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, जो हमें लगता है। पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो पहले ये पूरा के पूरा मास जो है यहाँ पे, ये पूरा पूरा मास, अर्थ का जितना भी मास है टोटल, आप यहाँ पे थे, ये पूरा मास आपको अट्रैक्ट कर रहा था। पर अब क्या हुआ, अब जब आप अंदर आ गए, ठीक है, आप अंदर आ गए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब जितना आप अंदर आ चुके हो, तो ये बाहर वाला मास थोड़ी ना आपको अट्रैक्ट करेगा, अब आपको सिर्फ ये अंदर वाला मास अट्रैक्ट करेगा। फिर आप जब और अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आप और अंदर आ गए, बेसिकली शेल थ्योरी है, यहाँ पे 1 मिनट में ड्रॉ कर लेती हूँ फिर आपको समझा। देखो होगा क्या, पहले आप यहाँ पे थे, ये अर्थ का सेंटर है मान मान लो, तो ये पूरा के पूरा मास, ये पूरा के पूरा मास आपको अट्रैक्ट कर रहा था जब आप यहाँ पे थे। फिर आप यहाँ पे आ गए, तो ये बाहर वाला मास क्यों करेगा अब आपको अट्रैक्ट, ये बाहर वाला मास तो बाहर चला गया ना, अब ये अंदर वाला मास आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब ये अंदर वाला मास आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मास क्या हो गया, जो मास आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू तो कम होगी। फिर जब आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो अब ये वाला मास आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसको बाहर निकाल दोगे आप। फिर ये वाला मास जो बचा ये आपको अट्रैक्ट करेगा, आप और अंदर आ गए, ये बाहर वाले मासेस नेग्लेक्ट होते चलेंगे, ऐसे करते 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 जब आप सेंटर पे पहुंच जाओगे, तब तो कोई भी मास नहीं है जो आपको अट्रैक्ट करे, तो सेंटर पे जाके जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरी, शेल थ्योरी क्या बोलती है, शेल के अंदर आते चलोगे तो बाहर वाले शेल को नेग्लेक्ट करते चलोगे, अंदर आ गए तो बाहर वाला शेल तो बाहर, बाहर वाले शेल को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके और अंदर आ गए तो अंदर वाला शेल भी क्या हो जाएगा आपका, नेग्लेक्ट। यहाँ पे एक एक शेल को आप नेग्लेक्ट करते चलोगे, तो एंड में आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए। इसीलिए जब हम डेप्थ में आते चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरी क्या होगा, ये मास जो है शेल बाय शेल नेग्लेक्ट होता चलेगा, तो एट द एंड आके वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी नीचे की तरफ जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। मास खत्म नहीं हो रहा है, पर बाहर वाला मास को बाहर छोड़ते जा रहे हो आप, नेग्लेक्ट करते चल रहे हो मास को, मास को नेग्लेक्ट करते चलोगे, मास कम होने से क्या होगा, जी की वैल्यू अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है। तो एज वी गो ऑन द डेप्थ, अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्थ पे जी निकालने का फॉर्मूला है, देखो ये जो डी या एच में साथ में लिख रही हूँ ना, इसका मतलब है जी एट डेप्थ, तो ये आता है जी 1 माइनस डी बाय आर। इस डी की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे, जिस जिस डेप्थ पे आप गए हो। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू देखो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर लेते हैं हम रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हम लेते हैं 6400 किलोमीटर,
ये जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 9.8, यहाँ पे डी की वैल्यू डालोगे तो डेप्थ पे जाके जी की वैल्यू कितनी कम होगी वो निकल आएगी आपके पास। समझ आया कंसेप्ट? यस मैम। तो मैम कभी इंक्रीज भी करती है? नहीं, मैक्सिमम सरफेस पे होती है, ठीक है, मैक्सिमम सरफेस पे होती है। तो चाहे आप हाइट पे जाओ या डेप्थ पे जाओ, जी की वैल्यू कम ही होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम आ गया ना, सरफेस पे मैक्सिमम है। पर हाँ, नीचे से, सेंटर से ऊपर की तरफ जाना शुरू करोगे सरफेस तक, तब बढ़ेगी। ऊपर से नीचे की तरफ सरफेस की तरफ आना शुरू करोगे तब बढ़ेगी। यानी ये जो केसेस पढ़े इनका उल्टा पढ़ोगे तो बढ़ेगी ना, कि हाइट से कहाँ पे आ गए, सरफेस पे, तब तो बढ़ेगी। डेप्थ से कहाँ पे आ गए, सरफेस पे, तब बढ़ेगी। अदरवाइज तो डिक्रीज ही होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम है। तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, कम ही होगी वैल्यू। समझ गए? ओके मैम। हाँ जी। फिर दो चीजें देख ली, कि डेप्थ पे जाओ, ऑल्टीट्यूड पे जाओ, ठीक है, इक्वेटर से पोल पे जाओ तो जी की वैल्यू चेंज होती है। थर्ड रीजन है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ सिंपल सी चीज है, ये तो आपने बिल्कुल सिंपली याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है इसमें। रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या होगा बच्चे, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे घूम रही है। तो देखो, अर्थ रोटेट करती है बट हमें फील नहीं होती ये चीज। तो अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के साथ साथ हम क्या आ जाते हैं, हम सर्कुलर मोशन, हम यहाँ पे हैं तो हम क्या आ जाएंगे, सर्कुलर मोशन में आ जाएंगे। सर्कुलर मोशन में आएंगे, अंदर की तरफ लग रही है ग्रेविटी, बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि जब हम घूमते हैं, हाथ पकड़ के घूमते हैं, तो बाहर की तरफ एक फोर्स फील होती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। हम यहाँ पे भी घूम रहे हैं तो एक फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल। इक्वेटर पे तो कोई इतना खास इसका असर नहीं पड़ता, पर पोल पे देखो, पोल पे, यहाँ पे एक तो डिस्टेंस कम है, रेडियस कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर की तरफ ज्यादा फोर्स होती है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये पोल पे इफेक्ट करती है। रोटेशन अगर बढ़ जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है बाहर खींचने वाली फोर्स। तो कहाँ पे खींचेगी ये हमें, सरफेस से बाहर की तरफ खींचेगी। अंदर कौन खींच रही है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी को क्या करेगी, कम करेगी। अभी तो नहीं कर रही है, अभी तो इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी क्या है, अभी जो रोटेशनल फोर्स है, रोटेशनल मोशन है अर्थ का, वो काइंड ऑफ बैलेंस है। इन केस अर्थ ने रोटेशनल मोशन जो है वो अपना बढ़ा दिया, यानी जल्दी जल्दी घूमना शुरू कर दिया, तो ये याद रखना, पोल पे इफेक्ट करती है, इक्वेटर पे कोई ज्यादा रोल नहीं होता इसका। तो पोल्स पे क्या होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जी की वैल्यू, जो अंदर फोर्स खींच रही है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी भी इफेक्ट कर रही है, बट बहुत कम इफेक्ट कर रही है। पोल वाले ऑब्जेक्ट है ना, उनमें बाहर की तरफ एक फोर्स अभी भी लगती है, बट वो कम लगती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अंदर वाली फोर्स की वैल्यू को ये बाहर वाली फोर्स थोड़ा बहुत कम करती है, ज्यादा नहीं, ठीक है। रोटेशन से क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अट्रैक्शन को कम कर रही है, अट्रैक्शन कम करेगी तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, यहाँ पे इसका कंसेप्ट जो है खत्म हो गया। देखो, ग्रेविटेशन का सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, ठीक है। न्यूटन ने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर सेकंड उसने बोला कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला एक एक्सेलेरेशन है, उसकी वैल्यू हमने ली है अर्थ सरफेस पे 9.8।
पर पोल्स पे जाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है, नीचे की तरफ आते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है ड्यू टू चेंज इन रेडियस। आगे बोला कि ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जी की वैल्यू कम होगी। डेप्थ पे जाओगे तो मास नेग्लेक्ट होता चलेगा, तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। फिर आगे अगर रोटेशन बढ़ जाए तब भी जी की वैल्यू क्या होगी, कम। क्लियर इतना? बोलो क्लियर है? यस मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आप लोगों का टेस्ट है और कल के टेस्ट में आपको वर्क एनर्जी पावर आने वाला टॉपिक, पता है ना, बताया था मैंने पहले भी। क्लियर? यस मैम। कुछ पूछना तो यस मैम। कल के टेस्ट से रिलेटेड या आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताओ। नो मैम। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से टेस्ट देना है, मिलते हैं फिर, ठीक है।